हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ ऑन ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीटली डिटेल देखा था, लास्ट 2 लेक्चर्स, जिसमें बताया गया था कि कुछ फैक्टर्स को चेंज करने से इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए उस प्रिंसिपल को इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर लगाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है और ये कह रहे हैं इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और फिर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा। टेम्परेचर का पूछा गया है रिलेशन। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जब भी टेम्परेचर के बारे में हमें जानना हो तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। तो अगर इस पॉइंट में किसी को डाउट हो कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडो क्या है, कैसे पहचानते हैं, तो चलिए बता देते हैं। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक तब कही जाती है जब उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगी। डिनोशन के तौर पे आपको डेल्टा एच जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा नेगेटिव सिर्फ तभी होगा जब वो डेल्टा एच लिखा हो। जैसे करेंटली जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें लिखने का तरीका कुछ अलग है। अगर देखते हैं कैसा है, यहाँ पे डेल्टा एच नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने सीधे हीट ही लिख दी है +184.4 किलो जूल। इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो प्रोडक्ट की साइड पे आई है या बनी है, और बनने का मतलब रिलीज हुई है। तो ये जो हीट है जो यहाँ पे लिखी हुई है ये हीट रिलीज हुई है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा एच लिखेंगे तो वो होगा -189.4 किलो जूल। तो ध्यान रखें जब ये प्लस करके लिखा हो तो ऐसा ना हो कि आप सोचें H प्लस, ये डेल्टा एच दिया हुआ है। ये डेल्टा एच नहीं है, ये हीट है। और सेकंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन वहाँ वो होती हैं जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और आपको अगर डेल्टा एच के टर्म में लिख के दिया गया होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, मतलब ये नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है डेल्टा एच। तो ये दोनों ही चीज़ें प्लस और माइनस का साइन डेल्टा एच पे देती हैं। अगर हीट लिखा है तो कुछ एंडोथर्मिक या एक्सो आपको पहचानना पड़ेगा। फिर भी एक पर्टिकुलर कुछ लिख देते हैं रिएक्शन के लिए जिससे आप लोग को हेल्प मिल जाए। तो अगर रिएक्शन कुछ ऐसा है ए गिव बी और यहाँ पे लिखा है +Q, अभी हीट प्रोडक्ट की साइड पे लिखी है, इसका मतलब इसका डेल्टा एच होगा नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से लिख दें A-Q इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा एच जो होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या होगा। तो अगर हम देखें कि जो -Q है वो राइट साइड पे जाके +Q ही बन जाएगा और ये रिएक्शन यही बन जानी है, तो इसका भी डेल्टा एच होगा नेगेटिव। एक और तरीका, अगर कुछ रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ये है थर्ड, इसमें हमें लिखा है A+Q गिव B, तो Q हीट है, ध्यान रखिएगा, +Q लिखा है, इसका मतलब हीट को रिएक्टेंट पे दिया गया है। हीट रिएक्टेंट पे दिया गया है तो डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। रिएक्टेंट में देने का मतलब है कि वो दी जा रही है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा एच कहलाएगा पॉजिटिव। इसी रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका है A गिव B-Q, तो ये भी सेम डेल्टा एच इसके लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो कुछ ये तरीका है लिखने का कि रिएक्शन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे लिखा जाता है। ओके, तो अभी चलते हैं फैक्टर के साथ जो कहा गया है। फर्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे कहा गया है वो है टेम्परेचर इंक्रीज्ड। तो हमने कंक्लूजन पढ़ा था, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन हमेशा मूव करता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक डायरेक्शन मतलब जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। तो जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसा हमने यहाँ पे कंक्लूड करा है कि ये जो रिएक्शन हमें दी गई है ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सो होगी फॉरवर्ड में, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हो जाएगी एंडोथर्मिक। तो जब रिएक्शन बैक में जाएगा तो एंडो होगा, और इसका मतलब है यहाँ पे आंसर टेम्परेचर बढ़ाने का होगा कि रिएक्शन जाएगा
एंडोथर्मिक दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इन्होंने हमसे यही पूछा है कि आप डायरेक्शन बताइए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जो हमारे पास है डेल्टा एच, हम ऊपर लिख लेते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 189.4 किलो जूल। तो फर्स्ट का आंसर होगा कि ये रिएक्शन मूव कर जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे। तो सेकंड पार्ट में चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन 1 के। तो ये पार्ट सेकंड पार्ट होगा पर है क्वेश्चन 1 ही। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करा गया है। तो चलिए याद करते हैं कि वॉल्यूम के लिए क्या रिलेशन दिया था हम लोग ने। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो जितने भी गैशियस मोल्स होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां गैशियस मोल्स बढ़ रहे हैं। अब पॉइंट ये है, इन्हें पता कैसे करते हैं। तो गैशियस मोल्स बढ़ने का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा। तो देखिए अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो गैस में SO3 है और इसके 2 मोल हैं। रिएक्टेंट में दोनों कंटेंट गैस में है और टोटल कितना है 2 + 3 कंक्लूड 2 + 1 गिव 3। दैट मीन्स जो इनिशियल मोल्स हैं वो 3 हैं और फाइनली रिएक्शन में जो मोल्स हो गए गैशियस वो 2 हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हम देख पा रहे हैं कि जाने पे जो मोल्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमसे कहा गया वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे रिएक्शन वहां जाएगा जहां मोल्स बढ़ रहे होंगे और वो डायरेक्शन हमें दिख रहा है कि वो है बैकवर्ड। तो सेकंड ऑप्शन में भी जो डायरेक्शन होगा, फर्स्ट में हम देख चुके हैं, हमने यहाँ पे कंक्लूड करा था कि बैकवर्ड होगा। तो फर्स्ट बैकवर्ड हम कंक्लूड कर चुके हैं और जो सेकंड होगा उसका भी डायरेक्शन होगा बैकवर्ड। ओके, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कहा गया है कि कैटलिस्ट अगर ऐड कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको भी हमने डिस्कस करा था कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ाएगा, बैकवर्ड का भी, और इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो कैटलिस्ट से हम कह सकते हैं कि यहाँ होने वाला है नो इफेक्ट, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेशर इज डिक्रीज्ड, मतलब प्रेशर को कम करा गया है। तो प्रेशर को अगर कम करा गया है तो पहले इसका रिलेशन रिकॉल करते हैं। प्रेशर का रिलेशन था इनवर्सली विद नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो जितने भी गैशियस मोल्स हैं उनके साथ इनवर्सली है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे मोल्स घट रहे होंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम करने की बात कही गई है। तो प्रेशर कम कराए तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैशियस मोल बढ़ रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे कंक्लूड करा हुआ है कि जब रिएक्शन में आगे जा रहे हैं तो मोल्स घट रहे हैं, लेकिन हमें मोल्स बढ़ते हुए चाहिए। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन होगा रिएक्शन का वो हो जाएगा बैकवर्ड। ध्यान रखिएगा, प्रेशर घटा है तो मोल्स बढ़ने चाहिए और मोल्स बढ़ने हैं तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो कंक्लूजन इसका भी होगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है बैकवर्ड। तो रिएक्शन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज इंक्रीज। तो SO2 जो है ये देखते हैं रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट। तो हम देख सकते हैं कि SO2 रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट है यहाँ पे। तो फिफ्थ पॉइंट, जब रिएक्टेंट को बढ़ाया जाता था तो रिएक्शन ऐसे चेंज होगा जिससे रिएक्टेंट कम हो जाए, और रिएक्टेंट कम करने के लिए हमें जाना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो SO3 को बढ़ाया गया है, SO2 को। SO2 रिएक्टेंट है, इसको कम करने के लिए हम आगे डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन होगा रिएक्शन बढ़ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पहला ऑप्शन जिसमें फॉरवर्ड में गया है। नेक्स्ट है हीलियम इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट हमने डिस्कस करा था, हीलियम एक नोबल गैस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटल प्रेशर डेफिनेटली बढ़ा है बट उससे ना SO2 का प्रेशर चेंज होगा, ना O2 का और ना ही SO3 का। सो नो इफेक्ट। नेक्स्ट है हीलियम को ऐड करा गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है सेवेंथ, अगर हमने हीलियम को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करा है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को बढ़ना होगा, क्योंकि हम उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर रहे हैं।
वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ गैशियस मोल्स बढ़ रहे होंगे, और वो डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी सेकेंड ऑप्शन में देख चुके हैं, वो डायरेक्शन है बैकवर्ड। तो इस रिएक्शन का भी जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बैकवर्ड, इसमें भी। सो जो पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने चेक करा, हमने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन एक्सो है कि एंडो, टेम्परेचर का जवाब दिया। वॉल्यूम और प्रेशर के लिए हम मोल से डिसाइड करते हैं, कैटलिस्ट कोई फर्क डालता नहीं है। और नोबल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट और कांस्टेंट प्रेशर पे हमने डिसाइड करा कि रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में। सो ये है क्वेश्चन 1 जो था ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ में पॉइंट नोट करना होगा, मेंशन करा गया है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब अगर आप डेल्टा एस से समझते हैं तो डेल्टा एच यहाँ का होगा नेगेटिव। देन क्वेश्चन के ए पार्ट में कहा गया है कि हमें एक्सप्रेशन लिखनी है केपी के लिए। तो के पी स्टैंड फॉर प्रेशर, तो हमें प्रेशर के टर्म में लिखनी होगी। यहाँ पे जो कंटेंट हम रख सकते हैं वो सिर्फ गैशियस होंगे। फॉर्मूला वही है कि प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रखा जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, जितने प्रोडक्ट हैं वो न्यूमरेटर में, उनका अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसकी पावर में, और बाकी सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में। तो ये एक्सप्रेशन हुई केपी की पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब कह रहे हैं हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी एंड इट्स कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। तो केपी कैसे अफेक्ट हो रहा है और मिक्सचर कैसे अफेक्ट हो रहा है जब हम इनमें कुछ चेंज करें। तो बी ऑप्शन, और बी का हम लेने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। तो बी के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कहा गया है कि प्रेशर को इंक्रीज करा जाएगा। हम पढ़ चुके हैं प्रेशर और नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इनवर्सली है। अब ये यहाँ पे इनवर्सली है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। प्रेशर को बढ़ाया गया है, प्रेशर को बढ़ाने पे रिएक्शन वहां जाती है जहां गैशियस मोल कम हो रहे होंगे। गैशियस मोल कम हो रहे हैं तो चलिए काउंट कर लेते हैं कहाँ पे कितने मोल हैं। राइट साइड में 1 और 3 जो मोल्स मिला के टोटल हमें मिल रहे हैं वो हैं 4 मोल्स। यहाँ पे 1 और 1 जो मोल्स मिल रहे हैं वो हैं 2। तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन जाने पे मोल्स कम हो रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और बैकवर्ड जाने का मतलब है जो CH4 है, मीथेन है, वो कंटेंट में बढ़ता जाएगा, वाटर बढ़ता जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे कंटेंट हैं, CH4 है, प्रेशर ऑफ H2O है, ये दोनों ही बढ़ते जाएंगे अगर हम कहें मतलब शिफ्ट होने पे, और वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। तो एडजस्टमेंट होगा कुछ ऐसा जिससे के पे कोई फर्क ना पड़े। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये रिएक्शन बैकवर्ड गई है, कंटेंट चेंज है, लेकिन मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो उन्होंने पूछा है कि केपी कैसे अफेक्ट होगा, तो केपी के लिए हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ केपी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कांस्टेंट मीन्स जो बदले ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं बदलेगा, बट प्रेशर से कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इस पे तो हो जाएगा नो इफेक्ट ऑन वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अकेला जो फैक्टर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदल सकता है या इफेक्ट कर सकता है, उसका आंसर है टेम्परेचर। हमने इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग लेक्चर में ही कहा था टेम्परेचर डिफाइंस द इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर के बगैर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई जानकारी नहीं है, इक्विलिब्रियम की कोई जानकारी नहीं है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर से ही के बदलेगा। तो सेकंड फैक्टर है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जाता है एंडोथर्मिक की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन हमारा दिया गया रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, जिसका मतलब है वो फॉरवर्ड में एक्सो होगा और बैकवर्ड में एंडो होगा, और इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा बैकवर्ड। तो बैकवर्ड रिएक्शन पे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, तो जो शिफ्ट हुआ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो रिएक्शन तो बैकवर्ड में हो गया। अगर पूछें केपी का क्या होगा, तो हम कहेंगे कि केपी पे इफेक्ट पड़ने वाला है।
केपी पे इफेक्ट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, इसके लिए हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हम कह सकते हैं हम लोग ने डिस्कस करा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। वहां मैंने वेंटॉफ इक्वेशन से उसे एक्सप्लेन करा है। बट मैंने कहा था, वहां पे मेंशन करा था कि ली चैटलियर के बाद हम उसका इफेक्ट, हम कहें तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट में देखेंगे। बाकी तब तक के लिए मैंने आई बटन में इंक्लूड कर दिया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के पे क्या होता है। यहाँ पे मैं उसका कंक्लूजन यूज़ करूँगी। हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ा है तो दूसरा घटेगा, और जैसा कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर कहा जाए केपी का क्या होगा तो आंसर है केपी घट जाएगा। तो ओनली केस जिसमें केपी इफेक्ट होगा वो है जब आप टेम्परेचर में कोई बदलाव करोगे। एक्सोथर्मिक है तो ये घट जाएगा। लास्ट जो यहाँ पे कहा पे गया है, तो जो लास्ट फैक्टर यहाँ डिस्कस हुआ है वो है यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है, चलिए थर्ड फैक्टर में देखते हैं। तो थर्ड जो बी का है, यहाँ पे कैटलिस्ट के लिए कहा गया है, तो फिर से वही बात, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना उससे कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा, डायरेक्शन में नो चेंज, या कहें तो डायरेक्शन इक्वल स्पीड से फॉरवर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा रेट और बैकवर्ड भी, और केपी की वैल्यू में भी नो चेंज। तो दोनों में ही कोई चेंज आने वाला नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 जिसमें केपी की एक्सप्रेशन पूछा है और कुछ फैक्टर के साथ पूछा है कि केपी का क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट में सिर्फ डायरेक्शन की बातें कही गई थी कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ अभी कहा गया है कि किस तरह से वो डायरेक्शन के साथ साथ केपी की वैल्यू इफेक्ट होने वाली है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है अगर देखें तो क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं एट 473 Kelvin equilibrium constant for the decomposition of PCl5 is 8.3 10 to the power 3. If decomposition is predicted as, तो हमें रिएक्शन लिख के दिया हुआ है डिकम्पोजिशन का, और डेल्टा एच भी मेंशन करा है। तो हमें फिर उसके ऊपर कुछ पॉइंट पूछे गए हैं, केसी की एक्सप्रेशन है और कुछ फैक्टर्स का इफेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि हमें केपी की एक्सप्रेशन लिखनी है, केसी की। केसी दैट मीन्स कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे। सॉलिड को हम लोग कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, तो सॉलिड को आप अवॉइड कर दें, बाकी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा PCl3 जो गैस है, और Cl2। क्योंकि उन्होंने केसी कहा गया है इसलिए हम गैस को भी कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे। वैल्यू बिल्कुल होती है लेकिन हाँ बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम प्रेशर को प्रेफर करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म में केसी लिखा जा सकता है। सॉलिड मैंने यहाँ पे, मैं सॉलिड मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ PCl5 को हम 1 लेंगे क्योंकि वो एक सॉलिड है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी केसी के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू क्या होगी अगर रिएक्शन रिवर्स कर दिया जाए। तो रिएक्शन रिवर्स करने के बाद जो के होता है वो हमने डिस्कस करा है, के की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर इक्विलिब्रियम ए से बी दिया गया है, इसका कांस्टेंट है K1, तो बी से ए दैट मीन्स फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट रेसिप्रोकल। दैट मीन्स जो चेंज होने वाला है वो है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वैल्यू हमें इस रिएक्शन की तो दी गई है, K1 की वैल्यू हमें यहाँ मेंशन है, मतलब KC। और अगर हमें रिवर्स रिएक्शन के लिए K चाहिए तो रिवर्स रिएक्शन का K हो जाएगा 1/K जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो दी गई रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं 10 to the power -3। यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो दे रही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दी रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी वो होगी 1.2 10 to the power 2। तो ये वैल्यू है जो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन के सी इफ, फर्स्ट पॉइंट है, तो सी पार्ट फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि मोर PCl5 इज एडेड, तो PCl5 को अगर हम बढ़ा दें, ये एक रिएक्टेंट है, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो PCl5 यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज होगा, बट उन्होंने वैल्यू Kc पे पूछा है, तो मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊंगी, Kc की वैल्यू पे किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक फैक्टर जो उस पर फर्क डाल सकता है वो है टेम्परेचर, और कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे PCl5 इवन आप कोई भी गैशियस कंटेंट भी ऐड कर देंगे, देन जो Kc है उस पे होगा नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। सेकंड पे चलते हैं। प्रेशर इंक्रीज करा गया है, अगेन प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन के डायरेक्शन को डेफिनेटली थोड़ा चेंज करेगा, या अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो वहां ले जाएगा जहां मोल घट रहे हैं, और मोल्स घट रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे गैशियस मोल 2 है और यहाँ गैशियस मोल 0 है। लेकिन आप कहें Kc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है नो इफेक्ट, Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज, ये अकेला फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है, बट इसके लिए हमें पहले लिखना होगा कि रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन पॉजिटिव डेल्टा एच दे रहा है, मतलब एंडोथर्मिक है, और हमने पढ़ा है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जब T को बढ़ाया जाएगा इम्प्लाइज Kc की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये अकेला फैक्टर है जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट हुआ है। ओके फाइन। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, क्वेश्चन नंबर 2, बट डिफरेंस बस इतना है, वो एक्सो पे था, ये एंडो पे है। यहाँ Kc रिवर्स के लिए पूछा गया है और यहाँ सिर्फ Kc पे इफेक्ट पूछा है, ना कि कोई डायरेक्शन। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यूजिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल प्रिडिक्ट विच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड गिव हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दी गई कुछ रिएक्शंस में कौन हाई यील्ड देने वाला है। हाई यील्ड मतलब ये रिएक्शन कराया जाएगा तो हमें चाहिए कि किस में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कंडीशंस होनी चाहिए उनके लिए। तो इस प्रिंसिपल को हम लगाएंगे फर्स्ट पार्ट में, और प्रिंसिपल लगा के देखना है कि टेम्परेचर प्रेशर कैसा होना चाहिए। तो देखिए हमें प्रोडक्ट चाहिए हायर अमाउंट में, क्योंकि प्रोडक्ट हाई कंसंट्रेशन में होना चाहिए, हायर वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसे एक हम कहेंगे कंडीशंस चाहिए, या कुछ ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू चाहिए होंगे जिससे रिएक्शन प्रोडक्ट बनाए। और प्रोडक्ट बनाने का मतलब है ऐसे टेम्परेचर प्रेशर जिससे रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये रिएक्शन कहेंगे कि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाला है। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेशर से पहले। प्रेशर और नंबर ऑफ गैशियस मोल इन्वर्सली होते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे कम गैशियस मोल की तरफ रिएक्शन चली जाती है, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या मोल्स में चेंज है, पहले क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। चलिए देखते हैं। 2H है, 2H है, C1 है, C1 है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो उसमें भी 2 ऑक्सीजन है और अदर वन उसमें भी 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमसे ये देखना है हमें कि क्या कोई प्रेशर से फर्क पड़ेगा। तो अगर आप चेक करिए, हमें यहाँ पे 2 मोल्स गैस के दिए हुए हैं और यहाँ पे भी 2 मोल गैस के दिए हुए हैं, क्योंकि गैस के दोनों में ही 2 और 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। हम टेम्परेचर पे चलते हैं। टेम्परेचर के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव दी हुई है, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पे, वैसे प्लस का 41 पॉजिटिव है। दैट मीन्स आप रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने पे ही ये फॉरवर्ड जाएगी।
तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड है तो कम करने पे एक्सोथर्मिक जाता है, इसलिए फॉरवर्ड जाएगा। तो हमें कंडीशंस क्या मिली हैं? कंडीशन मिली है कि अगर टेम्परेचर को हाई रखें, हाई टेम्परेचर रखा जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ओके, मूविंग टू द सेकंड वन। सेकंड में अगर हम देखें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है अब की बार। तो रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में एंडो थी, बट मैंने अगेन यहाँ एक्सो लिख दिया है, तो चलिए इसे एंडो कर देते हैं। तो ये एंडो है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को हमें घटाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाएगी। तो कुछ कंडीशंस को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। रिएक्शन एक्सो है क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस मैंने लगाया हुआ है। रिएक्शन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह की है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमें पता है कि रिएक्शन एंडो में जाता है, तो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडो पे जाएगा और वो डायरेक्शन फॉरवर्ड है। सो अगर आपको चाहिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, उसके लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे कंक्लूजन पे वैल्यू जो मिली वो है हाई टेम्परेचर। ओके फाइन, मूविंग टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन अब फाइनली एक्सोथर्मिक है, फर्स्ट वाला नहीं था। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड तो नहीं जाने वाला है, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि हम टेम्परेचर को कम करेंगे। तो आप चाहें तो एक बार फॉरवर्ड सोच के टेम्परेचर इंक्रीज सोच के देख सकते हैं, एक बार टेम्परेचर को डिक्रीज सोच के देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बाकी मुझे अभी लग रहा है कि टेम्परेचर घटाने से आगे जाएगा, तो मैं ऐसा रख के सोच रही हूँ अभी। टेम्परेचर को कम करा गया तो रिएक्शन वहां जाता है जहां पे टेम्परेचर रिलीज हो, मतलब रिएक्शन होगा एक्सो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी कहाँ पे है? तो वो है फॉरवर्ड। अगर मुझे बैकवर्ड मिला होता तो मैं दूसरे साइड से इसे ट्राई करती और दूसरे फैक्टर को चेक करती। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, प्रेशर के लिए क्या है? तो यहाँ देखें क्या मोल्स डिफरेंट है। यहाँ आ रहे हैं 2 मोल्स प्रोडक्ट में, और यहाँ देखा जाए तो मोल्स आ रहे हैं 3। तो एक में 2 मोल हैं, एक में 3 मोल हैं। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, चलिए देखते हैं। आगे जाने पे मोल्स कम हो रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोल्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो मैं इससे जज करने की कोशिश करूंगी कि मुझे प्रेशर को कैसा रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाने पे मोल्स कम हो रहे हैं। तो अगर मुझे फॉरवर्ड भेजना है तो प्रेशर को बढ़ाना होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल्स कम होने की साइड पे जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो 2 कंडीशन हम यहाँ से कंक्लूड कर पाए हैं वो है कि हमें टेम्परेचर को कम रखना होगा और प्रेशर को हाई रखना होगा। प्रेशर को हाई, इन 2 कंडीशन के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगा। ओके, मूविंग टू द लास्ट वन। लास्ट फैक्टर है या लास्ट एक रिएक्शन है जिसमें फिर से पहले मोल्स डिसाइड कर ही लेते हैं। यहाँ पे 2 मोल हैं और अगेन यहाँ पे 2 हैं। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, रिएक्शन बैलेंस है। और यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा है, कोई माइनस इंक्लूड नहीं है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और मोल्स का कोई चेंज नहीं है, तो प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। बाकी एंडोथर्मिक है तो हम ये सोच के चलते हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडो में जाता है और इसका मतलब है फॉरवर्ड जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड पे जाएगा। सो द फेवरेबल कंडीशन विल बी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। सो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे जो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे थे, और ये हमें डिस्कशन बता रहे हैं कि कैसे फैक्टर चेंज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। आप लोग को लर्न जो हम लोग ने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा है उस बात को याद रखना होगा कि कौन से फैक्टर को चेंज करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, और उसी को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो नॉर्मली देखे गए हैं हमारे क्वेश्चंस में।
हम कहें तो जेई के क्वेश्चंस में भी हैं, नीट में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं, और नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आसानी से डील करा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, जिसे मैं वेंटॉफ की हेल्प से बता चुकी हूँ, बट दिस टाइम हम उसे पढ़ेंगे ली चैटरलियर प्रिंसिपल की हेल्प से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।